ओके, तो 11th के बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर का ये जो लास्ट टॉपिक है, एंजाइम्स। हमारा जो टॉपिक अभी चलने वाला है वो है एंजाइम। ओके, बायोमोलिक्यूल के अंदर का लास्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा लेंथी टॉपिक, बट समझने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल। अगर आप लोग ने आराम से शांति से समझ लिया स्टार्टिंग से एंड तक तो काफी इजी है ये, कुछ मतलब इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा इसको फोकस करते हैं। ठीक है, चलो। सो टुडेज टॉपिक इज एंजाइम्स। एंजाइम, सबसे पहली चीज तो एंजाइम ये वर्ड जो है ये आया कहाँ से है ना। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले बायो के अंदर मैंने क्या बोला हुआ है, हर बार मैं बोलती हूँ सबको कि जो भी बायो के अंदर टिपिकल वर्ड है ना, जो बायो के ही वर्ड है, उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकलता है। ओके, सो वैसे एंजाइम का भी एक मीनिंग है। एन जो है ना, एन, एन का मतलब है यहाँ पे इन। एन जो जाइम का मतलब है, इसका मतलब है यीस्ट। सो बकनर नाम का एक साइंटिस्ट है नहीं था, सॉरी, तो सबसे पहले ना इसने एंजाइम के अंदर कुछ पर्टिकुलर जो बायोकेमिकल रिएक्शन कर सकता है ना। यीस्ट क्या होगा हमारा, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट के अंदर हम लोग यीस्ट को कंसीडर करते हैं। यूकैरियोट इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, है ना। यीस्ट का अगर आप लोग को स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत याद हो तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, बट इसको हम यूकैरियोट में कंसीडर करते हैं बिकॉज इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। सो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यीस्ट। यीस्ट एक ऐसा पर्टिकुलर सेल है ना जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है और वो सिंगल सेल है। बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं, बट उसके अंदर हम लोग प्रोकैरियोट कंसीडर करते हैं बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट वेल डेवलप्ड। बट इन यीस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। जितने भी यूकैरियोट सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, वैसी ही बायोकेमिकल रिएक्शन यीस्ट के अंदर होता है। हम बेकर्स यीस्ट ऐसे करके एक जानते हैं जो फर्मेंटेशन कर सकता है ना। बेकरी प्रोडक्ट के अंदर जो यूज किया जाता है, यीस्ट को यूज किया जाता है। हम जो बड़ा पाव खाते हैं या जो भी पाव खाते हैं या बेकरी आइटम खाते हैं, तो वो फर्मेंट करने के लिए, उसको स्पॉन्जी लुक देने के लिए जो भी यूज होता है वो कौन सा है फर्मेंटेशन के लिए, यीस्ट यूज होता है। तो बकनर ने ना ये यीस्ट के सेल के अंदर कुछ पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शंस देखे, है ना। नॉर्मल सेल और जो यीस्ट सेल है उसमें कुछ तो भी डिफरेंस देखा कि वो फर्मेंटेशन कर सकता है, कुछ ऐसा मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट होगा जो फर्मेंटेशन टेक्निक कर सकता है। और उसके अंदर जो उसको सबसे पहला एंजाइम मिला था वो था जाइमेज एंजाइम। और ये जाइमेज एंजाइम मतलब और कुछ नहीं है, सुक्रेज जैसे होता है ना, शुगर को हाइड्रोलाइज करने वाला एंजाइम, वैसा ही ये इन्वर्टेज एंजाइम जैसे ही वर्क करेगा जाइमेज एंजाइम। ओके, तो जो ये एंजाइम है जाइमेज एंजाइम, वो यीस्ट में से प्रोड्यूस्ड हुआ एंजाइम है, यीस्ट में से निकला हुआ एंजाइम है। एंड एंजाइम मतलब इन यीस्ट ये जो पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल मिला हुआ है जिसकी वजह से बायोकेमिकल प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्पीड में होता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा, बट बायोकेमिकल रिएक्शन को, कोई रिएक्शन हो रही है, हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा हुआ है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म से बनता है मेटाबॉलिज्म। अगर मैं बात कर रही हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट, है ना। ये प्रोसेस कौन सी हो रही है, एनाबॉलिज्म, कि स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइन विद ईच अदर, small particles combine with each other and they are forming one complex particle. So this is one biochemical reaction which is known as anabolic reaction, right? तो ये जो anabolic reaction हो रहा है इसमें भी एंजाइम लगेगा, तो ऐसा थोड़ी है कि इस एंजाइम के बिना ये काम नहीं करेगा।
एंजाइम के बिना काम करेगा, बट ये बायोकेमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हो सकता है कि लाखों लेग्स ऑफ ईयर्स इसके अंदर स्पेंड हो जाए, हजारों साल इसके अंदर लग जाए। मतलब 1 लाख टाइम रिएक्शन को स्पीड अप देने का काम कौन कर रहा है? एंजाइम। सो एंजाइम का फर्स्ट एक पार्ट रूल हो गया कि एंजाइम कैन नॉट स्टार्ट रिएक्शन। रिएक्शन अपने आप स्टार्ट होती है, बट इट हेल्प्स in speeding up that reaction। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंजाइम ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, बट ये एंजाइम क्या काम करेगा कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड देने का काम करेगा। स्कूटी स्टार्ट किया, स्कूटी स्टार्ट कैसे किया तुम लोग ने? की से स्टार्ट किया, है ना? तो की से स्टार्ट कर रहे हो तुम लोग स्कूटी, पर स्कूटी आगे कैसे बढ़ेगी? या तो कोई भी कार आगे कैसे बढ़ेगी? आप एक्सेलरेशन करोगे, एक्सेलरेट करोगे स्कूटी को, तब जाके वो स्कूटी क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। तो एक्सेलरेट करने का काम यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल तोड़ने वाला पार्ट हो या कोई मॉलिक्यूल बनाने वाला पार्ट हो, सिंपल से अगर हम लोग समझे, बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्म हो रहा है या प्रोटीन टूट रहा है, कोई भी केमिकल ले लो, है ना, कोई भी रिएक्शन लो, उसको स्पीड देने का काम, उसको एक्सेलरेट करने का काम, जल्दी जल्दी वो रिएक्शन करवाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे एंजाइम कर रहा है। सो एंजाइम कैन एक्सेलरेट द रिएक्शन, एंजाइम कैन एक्सेलरेट द रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो एंजाइम का काम क्या हो जाएगा? एंजाइम का एक काम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब रिएक्शन को स्पीड देने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो कौन काम कर रहा है? एंजाइम काम कर रहा है। तो ये तो सबसे पहली चीज, मतलब एंजाइम का हम इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल सकते हैं। नाउ हम दूसरा अगर कोई पॉइंट देखें तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। All enzymes are protein in nature. If all enzymes are protein in nature, then proteins are made up of amino acid. So enzyme के पास भी क्या present होगा? Amino acid. And हमने amino acid में देखा, amino acid contain both positive and negative charge. एंजाइम के पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये हो गया एंजाइम कैन टॉलरेट acidic as well as basic condition। समझो इस चीज को, ठीक है? देखो यहाँ पे ध्यान दे देना थोड़ा सा। COOH ग्रुप, NH2 ग्रुप, R ग्रुप एंड हाइड्रोजन, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। हम लोग ने पढ़ लिया है बायोमोलिक्यूल के अंदर, प्रोटीन जब पढ़ा था तब। तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। ये हो जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा अमाइनो ग्रुप, है ना? ये कौन सा चार्ज गेन कर सकता है? NH3+ पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या कर सकता है? हाइड्रोजन को हाइड्रोजन डोनर की तरह वर्क करेगा। ये कंसिडर करोगे आप लोग COO-। तो इफ एंजाइम्स, all enzymes are protein in nature, then all enzymes are made up of protein। प्रोटीन्स बाय नेचर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। मतलब हर एंजाइम के पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, और जिसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों भी प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं ज्विटर आयन। तो एंजाइम भी ज्विटर आयनिक फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा, एंजाइम को भी हम ज्विटर आयनिक फॉर्म में कंसीडर करेंगे। इसका मतलब वो अल्कलाइन कंडीशन में, ये NH3+ कौन सी कंडीशन देगा? अल्कलाइन कंडीशन। और ये कंडीशन कौन सा देगा? एसिडिक कंडीशन। तो दोनों कंडीशन में सरवाइव करने की कैपेसिटी एंजाइम के पास है। एंजाइम कैन सरवाइव इन बोथ द कंडीशन, एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एंजाइम के लिए, और पूछा भी जाता है, ठीक है? तो एक तो नेचर समझ में आ गया, एक तो उसका फंक्शन समझ में आ गया। पहली स्लाइड में हम लोग ने क्या देखा कि एंजाइम क्या काम करता है? प्रोसेस को एक्सेलरेट करने का काम करता है। एक एक चीजें समझो आप लोग एंजाइम के बारे में, उसको समझते जाओ, बहुत इजी होता जाएगा उसको याद रखने के लिए।
दूसरे पार्ट में हम लोग ने क्या देखा कि एंजाइम का नेचर क्या है। तो बाय नेचर एंजाइम प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड के पास क्या प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जिसके पास ये दोनों चार्ज है वो एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है और अल्कलाइन कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को अभी बता रही हूँ, दैट एंजाइम प्रोटीन है ना, तो अभी जो यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है ना, उसके पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है कोएंजाइम, दूसरा होता है कोफैक्टर। मतलब ये एंजाइम प्रोटीन की तरह वर्क करेगा, बट कौन सा प्रोटीन? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और जब बात करते हैं हम कॉन्जुगेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बारे में, तो ऐसा वाला प्रोटीन कैसे होगा? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। तो एंजाइम के पास भी प्रोटीन पार्ट होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। बात समझ में आ रहा है कि एंजाइम जो बना हुआ है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कोई एंजाइम है जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। सारे एंजाइम एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, कुछ एंजाइम्स है जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, मतलब उसके पास प्रोटीन पार्ट भी होगा और उसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। आई बात समझ में? जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम नाम देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या नाम देंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। बहुत इजी है, समझो कि एक एंजाइम है जो किससे बना हुआ है? प्रोटीन पार्ट से बना हुआ है और नॉन प्रोटीन पार्ट से बना हुआ है, ऐसा वाला पार्ट है। अब जो प्रोटीन पार्ट है और ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट क्या क्या हो सकता है? ये या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है या तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। इफ नॉन प्रोटीन पार्ट is organic compound, then this enzyme is known as coenzyme. So protein plus नॉन प्रोटीन पार्ट से तुम्हारा क्या बना हुआ है? ये कोएंजाइम। और इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट कौन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, कौन सा? NAD और FAD। निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली अटैच्ड होगा ना, when organic compound tightly attached with the protein part of enzyme, है ना, when organic part is tightly attached with the protein part of enzyme, then this particular enzyme is known as coenzyme. Okay, अब कोफैक्टर में कौन हो जाएगा? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। ये क्या बनाएगा? कोफैक्टर। और यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो कोई भी आयन हो सकता है, लाइक मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आया? इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो प्रोटीन प्लस इनऑर्गेनिक पार्ट, protein plus inorganic compound when combined with each other they will form cofactor। आई बात समझ में? तो ये कैसे होंगे? ये लूजली अटैच्ड होते हैं, they are loosely attached with proteinaceous part of enzyme। कोफैक्टर ये एक एंजाइम है। ये जो कोफैक्टर एंजाइम है ना, वो दो पार्ट से बना हुआ है। एक प्रोटीन पार्ट होगा, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। जो प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है,
और वो कैसे जुड़ा होगा, लूजली अटैच्ड होगा, बहुत ज्यादा टाइटली अटैच्ड नहीं होगा। और कौन हो सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई भी आयन हो सकता है। मैग्नीशियम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम की। आई बात समझ में सबको? तो इस हिसाब से एंजाइम के पास कितना, दो पार्ट है, एक तो कोएंजाइम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कोफैक्टर। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सबको पता होनी चाहिए। ओके, किसी को डाउट है इसमें? ओके चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या हुआ है एंजाइम का। एंजाइम कहाँ से सबसे पहले मिला, यीस्ट में से मिला है, इन यीस्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंजाइम। फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड फ्रॉम यीस्ट इज, यीस्ट वाज जाइमेस एंजाइम। बकनर नाम के साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया था, बायोकेमिकल मटेरियल। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला है कि एंजाइम क्या काम करता है, एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को, स्टार्ट नहीं करता रिएक्शन को। रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है विदाउट एंजाइम भी रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है, एक्सेलरेशन का काम करेगा। नेक्स्ट में हम लोग ने देखा था दैट एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। इसके पास दोनों प्रोटीन इन नेचर है, मतलब इसके पास अमाइनो एसिड, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी, इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। एंजाइम कैन सर्वाइव इन बोथ द कंडीशन, एसिडिक एज वेल एज बेसिक कंडीशन। नाउ नेक्स्ट में आप लोग ने देखा है कि प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम बराबर है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। कुछ एंजाइम ऐसे हो सकते हैं ना कि जिसके पास नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी अटैच्ड हो, कुछ एंजाइम्स के पास होता है, उसकी एफिशिएंसी को और ज्यादा तेज करने के लिए, एंजाइम की एफिशिएंसी को, बायोकेमिकल रिएक्शन को और फास्ट करने के लिए उसके साथ प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ जाता है। तो अगर टाइटली अटैच्ड होगा ना वो नॉन प्रोटीन पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम, और अगर लूजली अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। उसके बेसिस पे हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये नॉन प्रोटीनेशियस कंपाउंड हो सकते हैं ना। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, कैटालाइटिक इफेक्ट ऑफ एंजाइम। समझो इस चीज को, एवरी एंजाइम है, every enzyme have their specific temperature and pH for their activity। हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर पीएच होगा, है ना। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होंगे वो सारे एंजाइम्स ये टेम्परेचर पे कैसे रह जाएंगे, एक्टिवेट मोड में रहेंगे, एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। अब सपोज तुम लोग क्या करो कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ, 42 डिग्री सेल्सियस और उससे थोड़ा ज्यादा। इस कंडीशन में क्या होगा, एंजाइम जो है ना, हमारी बॉडी के एंजाइम जो 37 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिवेट रहते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उस कंडीशन में एंजाइम का डीनेचुरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम at this condition, थोड़ा भी टेम्परेचर हाई हुआ, 42 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो एंजाइम डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये डीनेचुरेशन क्या है, तो ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम स्टार्ट हो जाएगा। एंजाइम अपनी एफिशिएंसी जो कैटालाइटिक इफेक्ट वो करता है, जो भी एफिशिएंसी है उसकी कैटाबॉलिज्म करने की या एनाबॉलिज्म करने की, वो प्रोसेस को वो स्टॉप कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंजाइम इस कंडीशन में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तो। आई बात समझ में? तो डीनेचुरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो डीनेचुरेशन कब हो रहा है, एट हाई टेम्परेचर। उसका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उससे हाई टेम्परेचर हुआ तो डीनेचुरेशन स्टार्ट हुआ।
अब हमें एक और क्वेश्चन आएगा, तो इस कंडीशन ये टेम्परेचर से थोड़ा लो कर दिया टेम्परेचर तो क्या होगा, है ना। तो ये टेम्परेचर से सपोज तुमने लो टेम्परेचर पे रखा, सपोज हमने इससे लो कर दिया, तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिवेट मतलब उसकी जो रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन करने की जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेक होना स्टार्ट, ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे, बस वो इनएक्टिव होता है। इसीलिए हम लोग ना एंजाइम को 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व कर सकते हैं। एंजाइम कैन प्रिजर्व एट 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रिज में हम लोग एंजाइम को रख सकते हैं। अब मैम अगर ऐसा बोल रही है कि फ्रिज में एंजाइम को रख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एंजाइम को किसी सेल के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर के जो एंजाइम्स होंगे, या यीस्ट के पास, हमने यीस्ट का बात किया ना, तो यीस्ट के पास जो एंजाइम्स होंगे उसको हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हाँ निकाल सकते हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट एंजाइम फ्रॉम एनी सेल, वी कैन एक्सट्रैक्ट एंजाइम from that particular cell and we can preserve that enzyme at 0 degree Celsius। आई बात समझ में। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताती हूँ। एक टेबलेट है, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ। टेबलेट का नाम है रेनेट। रेनेट टेबलेट है ना। तो जो चीज बनता है ना, चीज बनाने की प्रोसेस में ये टेबलेट का यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये टेबलेट के अंदर एंजाइम होगा रेनिन, और ये एंजाइम क्यों यूज होता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है ना, मिल्क प्रोटीन कौन सा है, चलो मैं इसको पूरा ही रफ कर देती हूँ। मिल्क प्रोटीन केजिन, इसका कोएगुलेशन करवाने के लिए जो केजिन मिल्क प्रोटीन लगता है ना, इसके लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम लगता है रेनिन। तो रेनिन एंजाइम या रेनेट टेबलेट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो रेनिन को निकाला ही होगा एक, ओके। तो रेनिन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी टेबलेट बनाई गई है और फिर उसको यूज किया गया है चीज बनाने में, ओके। तो ये जो प्रोसेस है, ये इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर है वैसे उसका पर्टिकुलर पीएच भी होगा, है ना। हमारी बॉडी का ब्लड जो है वो थोड़ा अल्कलाइन है, 7.2 पीएच है ब्लड का। तो उस कंडीशन में जितने भी एंजाइम्स होंगे, तो कुछ एंजाइम्स अल्कलाइन कंडीशन में होंगे, जो सेल के अंदर एंजाइम्स होंगे वो एसिडिक कंडीशन में होंगे। तो हर एंजाइम का अपना पर्टिकुलर पीएच होगा, उसी पीएच पे वो वर्क करता है। जैसे स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, एक एग्जांपल अगर लेते हैं, स्टमक का पीएच होता है 1.8 टू 2.3, मतलब हाईली एसिडिक पीएच हो जाएगा स्टमक का। 1.8 अगर मैं बोलती हूँ तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच होगा, और वहां पे एंजाइम्स होता है पेप्सिन, और पेप्सिन है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। स्टमक के अंदर जो एंजाइम है वो है पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। तो ये एंजाइम किसके ऊपर वर्क कर रहा है, हाईली एसिडिक पीएच पे वर्क कर रहा है। बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे ही जब स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अल्कलाइन कंडीशन होती है। अल्कलाइन कंडीशन मतलब 7 पीएच से थोड़ा ज्यादा पीएच। तो वहां पे जितने भी एंजाइम्स होंगे वो उस पीएच पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर पीएच होगा, और उसी पीएच पे वो एंजाइम एक अपना बायोकेमिकल रिएक्शन शो करेगा। अगर उससे ज्यादा या कम पीएच होगा तो भी वो बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं कर पाएगा, उसको एक टिपिकल एनवायरनमेंट चाहिए अपने जैसा, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई एंजाइम की कैटालाइटिक इफेक्ट के बारे में, और आई बात समझ में ना।